तो स्वाइन फ्लू बेहद ही खतरनाक है और इसकी अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। आपको बता दें कि स्वाइन फ्लू एक जानलेवा बीमारी है। इसके लक्षणों में सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द, आंखों से पानी और सांस फूलना है, जबकि ज्यादा संक्रमण में बुखार तेज हो जाता है। ऐसे में क्या सावधानी बरती जाए, अब वो जान लीजिए। खांसते और छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें। वहीं बाहर से आकर हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। स्वाइन फ्लू वाले मरीजों को हमेशा मास्क पहनना चाहिए और घर में ही रहना चाहिए, जबकि दूसरे लोगों को स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले मरीजों के क्लोज कांटेक्ट से बचना चाहिए। तो हमारी आपको राय है कि स्वाइन फ्लू से डरने की बजाय प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर को फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए बात अब कांग्रेस के मिशन 25 की। लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस का मंथन जारी है। जयपुर में आज सिविल लाइंस पर सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम और पीसीसी प्रभारी अविनाश पांडे समेत अन्य नेता आज 6 लोकसभा सीटों को लेकर वहां के स्थानीय नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही सीट पर फीडबैक लिया जा चुका है, तो वहीं अजमेर और जयपुर सीट पर फीडबैक अब लिया जाएगा। इस बैठक में फिलहाल प्रत्याशी के नाम को लेकर चर्चा से नेताओं ने इनकार किया है। देखिए, फीडबैक की बैठक है कि किस प्रकार से पार्लियामेंट का चुनाव जीता जाए। पार्टी के सभी नेताओं में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और 25 का 25 इस बार जीतने का टारगेट कांग्रेस पार्टी ने बताया और इस बार हम 25 की 25 सीट जीतकर आप लोगों को दिखाएंगे। आप प्रभारी मंत्री किसी नाम को लेकर कोई चर्चा हुई है? नहीं, आज नामों को लेकर चर्चा नहीं है। जिले में कैसे जीता जाए, फीडबैक की चर्चा है। वो प्रभारी मंत्री और संगठन के वरिष्ठ लोग, वो चर्चा कैंडिडेट्स की अलग हुई। किस तरीके के सुझाव अशोक जी दिया गया बैठक में? नहीं, सुझाव तो अनेकों हैं। वो सारे सुझाव जो हमारे घोषणा पत्र में थे, लमसम वही सारे ज्यादा सुझाव आए, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, राजस्थान के अंदर एक नई परंपरा शुरू करी है माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश पायलट साहब ने, कि जो अंतिम छोर पे जो कार्यकर्ता बैठे हुए उन सभी कार्यकर्ताओं से नाम लेकर, उनसे राय लेकर कि जिले के अंदर क्या समस्या है और सरकार उसको किस तरह समाधान करे ताकि उसका जनता को फायदा मिल सके। इसके साथ साथ हमारी भीलवाड़ा लोकसभा की जो चर्चा थी उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा करी। अभी कैंडिडेट डिस्कशन जरूरी नहीं है, अभी डिस्कसन ये जरूरी है कि राजस्थान के अंदर 25 से 25 लोकसभा सीटें कैसे कांग्रेस पार्टी जीत के जाए, कैसे कांग्रेस पार्टी अपना योगदान राजस्थान की जनता और राजस्थानी कांग्रेस देश के अंदर प्रधानमंत्री चुनने में, कांग्रेस को चुनने में दे सके। जिसको हाईकमांड देगी उसके सब साथ कांग्रेस काम करेगी। नहीं, कोई चर्चा नहीं हुई। वो तो हाईकमांड जिसको देगी कांग्रेस पार्टी सब मिलजुल के कांग्रेस को मजबूत करेगी। टारगेट 25 दिया है कि हम 25 की 25 लोकसभा की सीटें जीतेंगे। जी, वो क्या लगता है कौन प्रत्याशी होगी? वो हमको जो कांग्रेस जिसके साथ हाथ का निशान होगा उसके साथ बिदुड़ी होगा। कांग्रेस का मिशन 25 है। लोकसभा चुनाव में किस तरह से जीत हासिल की जाए, इसको लेकर यहाँ पर मंथन किया गया। और चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोवर्धन जी, हालांकि 25 का जो मिशन है वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है कांग्रेस के लिए। ये बिल्कुल, देखिए, मिशन 25 बिल्कुल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। जिस तरह के विधानसभा चुनावों में परिणाम मिले हैं, कांग्रेस 99 सीटों पर आ गई थी और जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है वो भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि कांग्रेस 25 सीटों का दावा कर सके। लेकिन कांग्रेस के सभी नेता 25 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और इसके लिए इस बार रणनीति ये अपनाई गई है कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट डिक्लेयर करने में डिले किया गया था और उसका नुकसान हुआ था, उसको सबक लेते हुए अब लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बहुत पहले घोषित करने की रणनीति अपनाई गई है। वहां के जो स्थानीय नेता हैं, हर लोकसभा वाली जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, चाहे हारे हुए कैंडिडेट हैं, उन सबको बुला करके और उनका मन टटोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन लोकसभा में कैंडिडेट जिताऊ है और अगर वो संगठन की ओर से किसी का नाम प्रस्तुत करते हैं तो उसके पीछे सारे कार्यकर्ता और जो पार्टी के नेता हैं वो उसको जिताने में लगेंगे कि नहीं लगेंगे। ये सारी कवायद यहाँ पर 8 सिविल लाइन पर कल से चल रही है। लोकसभा सीटवार नेताओं को बुला करके उनका फीडबैक लिया जा रहा है और उनका मन टटोला जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही है उनके मुताबिक कांग्रेस इस बार मार्च के आसपास अब सारी सीटों पर लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी और उसके बाद में वो चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। इसी वजह से 3 टियर एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके मुताबिक
ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा रही है हर लोकसभा सीट की, जिसमें जिताऊ उम्मीदवार, वहां के जो स्थानीय मुद्दे और जो राजनीतिक फैक्टर हैं स्थानीय लेवल के, उनके ऊपर प्रोफेशनल एजेंसी से सर्वे करवा के और सीधे राहुल गांधी रिपोर्ट ले रहे हैं। साथ ही अगले 5 दिन में जो उम्मीदवारों को लेकर के हर तरह का जो फीडबैक और उनका नाम का पैनल लेकर के राहुल गांधी को रिपोर्ट पेश की जानी है। इसी वजह से कांग्रेस के जो प्रभारी महासचिव है अविनाश पांडे सह प्रभारियों के साथ में यहाँ बैठकें करके और उम्मीदवारों के पैनल पर जो अंतिम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसी सप्ताह के आखिर तक अगले सप्ताह के पहले दिन सोमवार या मंगलवार तक वो राहुल गांधी को राजस्थान के बारे में रिपोर्ट सौंप देंगे। रिपोर्ट में न केवल उम्मीदवारों के पैनल का नाम होगा बल्कि उनके कमजोर और मजबूत पॉइंट्स होंगे, लोकल राजनीतिक परिस्थितियां होंगी और एक पूरा ब्लूप्रिंट उस रिपोर्ट में वो राहुल गांधी को सौंपेंगे। उसके बाद यहाँ जो 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की रेस है, उम्मीदवारों के चयन का जो मामला है वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इस पैनल पर चर्चा करेगी और फिर राहुल गांधी की सहमति से उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ये जो मंथन चल रहा है ये अभी 4 दिन और चलने की संभावना है, क्योंकि आज अभी तक 5 सीटों पर चर्चा हो पाई है। अजमेर सीट पर चर्चा अंदर चल रही है, उसके बाद जयपुर शहर सीट पर चर्चा होगी। इससे पहले मेवाड़ की 3 सीटों पर दिन में चर्चा हो चुकी है। आज दिन में 1 बजे से ये मीटिंग लगातार जारी है और उसमें स्थानीय स्तर के जो कार्यकर्ता, नेता, प्रभारी मंत्री और विधायक हैं उनसे चर्चा करके और फीडबैक लिया जा रहा है। देखिए, इस बार जो लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर के कुछ पैरामीटर्स में बदलाव भी किए गए हैं। पुराना जो स्टाइल होता था उससे ठीक उलट पहले ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जा रही है। संगठन में जो जिला स्तर का संगठन है उसको मैसेज देने के लिए जिलों में बैठकें करवाई गई बाकायदा और उनमें उम्मीदवारों के पैनल पर चर्चा की गई। ये अलग बात है कि उन बैठकों में भी एक लाइन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि उम्मीदवार चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित करवा लिया गया, लेकिन उन बैठकों में चर्चा जरूर हुई है। कई जगह हालांकि हंगामे के हालात भी बने, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही है। सेकंड जो फेज है वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर के और उन जिलों के और उस लोकसभा सीट के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको जयपुर बुला करके चर्चा कर रहे हैं और अब थर्ड फेज शुरू होगा दिल्ली में। तो इस तरह से पूरे टिकट वितरण से पहले की जो एक्सरसाइज है वो उसमें कांग्रेस लग गई है। अब यह अलग बात है कि दोनों पार्टियां 25-25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन अब देखना होगा, चुनाव परिणाम तय करेंगे। लोकसभा चुनावों के बाद कौन उम्मीदवार आता है और क्या लोकल परिस्थितियां बनती है, उसके बाद ही कहा जा सकेगा कि कौन कितनी सीटें जीतने की स्थिति में है। लेकिन फिलहाल क्योंकि राजस्थान का ट्रेंड रहा है, कांग्रेस के आत्मविश्वास के पीछे वजह यह भी है कि राजस्थान में जिसकी सरकार बनती है, जिसकी सरकार होती है, उसका अपर हैंड लोकसभा चुनाव में जरूर रहता है और कांग्रेस नेताओं के आत्मविश्वास की एक बड़ी वजह यह भी है। जी गोवर्धन जी, परीक्षा बेहद कड़ी है और बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ता रहने वाला है पार्टी के लिए और उसी को लेकर एक कवायद तेज कर दी गई है। लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, लगातार बैठकों का दौर अभी कुछ दिन और जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अब बात नई सरकार के नए सत्र की, जिसे आज नया स्पीकर भी मिल गया। सीपी जोशी ने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाला। 4 बार के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी का 3 दशक से ज्यादा का सियासी अनुभव विधानसभा के सुचारू संचालन में काम आएगा। सीपी जोशी की नई पारी, प्रोफेसर से विधानसभा अध्यक्ष तक का सफर। बहुमुखी प्रतिभा के धनी और राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता सीपी जोशी को 15वीं विधानसभा में नई और अहम जिम्मेदारी मिली है। विधायक, सांसद और केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके सीपी जोशी अब राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंटेरियन भी, और आपने संगठन की क्षमता भी आप में रही है। ये एक नई जिम्मेवारी आपको जो मिली है, मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आपके नाम का प्रस्ताव पक्ष ने, विपक्ष ने और तमाम पार्टियों ने, चाहे कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, बीपीटी, हनुमान जी की पार्टी बोतल वाली, इस देश में जिस लोकतंत्र की स्थापना की है, उस लोकतंत्र की संचालन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके आसन की है। पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखते हैं,
और हम सभी का ध्येय एक ही होता है कि हम सब जनता के लिए और जनता के लिए काम करें। सत्ता पक्ष अपना काम करती है, हम प्रतिपक्ष के नाते जनता के हर हित की रक्षा करना हमारा दायित्व है। उस दायित्व को निभाने का हम भरसक प्रयत्न करेंगे। आसन से हम इतना ही चाहते हैं कि प्रतिपक्ष की मन की भावनाओं को, जो हमारी नहीं है जनता की है, उसको आप तक और इस सदन के माध्यम से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। किस्मत के खेल में एक वोट से विधायक बनने से चूके सीपी जोशी का सीएम बनने का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन अब वो विधानसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। साइकोलॉजी में पीएचडी कर सीपी जोशी ने अपने करियर की शुरुआत भले ही एक लेक्चरर के तौर पर की, लेकिन जोशी ने जल्द ही सियासत की पिच पर अपनी पारी की शुरुआत कर दी। साल 1980 में दिग्गजों का टिकट काटकर जोशी को विधायक का टिकट दिया गया और सीपी जोशी ये चुनाव जीतकर 29 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। सीपी जोशी नाथद्वारा सीट से 4 बार विधायक बन चुके हैं। जोशी 2009 लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर मनमोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इस दौरान सीपी जोशी ने पंचायती राज, ग्रामीण विकास, भूतल परिवहन एवं राजमार्ग और रेल मंत्रालय के मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाई। बाद में सीपी जोशी कांग्रेस के महासचिव बने और उन्हें बिहार, पश्चिम बंगाल और असम का पार्टी प्रभारी बनाया गया। सीपी जोशी के पार्टी प्रभारी रहते बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। जोशी ने सियासत के साथ ही क्रिकेट में भी हाथ आजमाया और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। बहरहाल सीपी जोशी को विधानसभा अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के मिशन 2019 के लिए बेहद अहम है। अशोक गहलोत को सीएम और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाने के बाद सीपी जोशी को ये जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने सूबे की जातीय राजनीति को भी साधने के संकेत दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा ने। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ हैं, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के सामने चुनौती होगी विपक्ष को किस तरह साथ लेके चले। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष मौजूद रहेगा, किस तरह से सामंजस्य बनाएंगे, क्योंकि 2008 से 2013 वाला जो सिनेरियो था विधानसभा का, वही सामने आया है। नहीं, सत्ताधारी और विपक्ष में संख्या इम्पोर्टेंट नहीं है, नियम और कानून के अंदर सदन चलता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि नियमों का पालन किया जाए, जिससे हम सफलतापूर्वक सदन चला सकें। तो मुझे पूरा विश्वास है इसमें पक्ष विपक्ष सबका सहयोग मिलेगा और हम सदन को अच्छा चला पाएंगे। पहले ही दिन तीखी नोकझोंक का सामना करना पड़ा, जबकि एक केवल औपचारिक सबका उद्बोधन होता है, सब धन्यवाद देते हैं। नहीं, ये तो इस दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जो राजनीतिक पार्टी के नेता थे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, उन्होंने उन परंपराओं का ध्यान रखा। लेकिन जो नया सदस्य होता है वो उत्साह में होता है, उससे कोई बात उन्होंने कही, लेकिन मोटे तौर पर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सदन की जो परंपरा है उनका निर्वहन किया जाना चाहिए और ये अवसर नहीं जिन पर इन चीजों की चर्चा की जानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे सदन में सदस्य अनुभवी होंगे वो इस चीजों का रिपीटेशन नहीं होगा। विधानसभा देर रात तक चलने की भी एक परंपरा रही है, सुबह 5 बजे तक भी चली है पिछले 2008 से 2013 के कार्यकाल में। क्या वो परंपराएं कायम रहेगी या नियमों के तहत जिस तरह संसद चलती है उस तरह चलेगी? इस प्रश्न का जवाब अभी मैं नहीं दे सकता। जब सदन शुरू होगा, ऐसी कोई आवश्यकता होगी तो तब परंपराओं को देखेंगे। आशा करते हैं कि सभी सदस्य नियमों का पालन करेंगे, समय का पूरा उपयोग लेंगे, तो इसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक अंतिम सवाल, आप आरसी के पद पे भी हैं और दूसरे पदों पे हैं, उनको लेकर अब क्या रहने वाला है? मैंने कहा ना कि जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसकी जांच करके जो आवश्यक होगा वो कदम उठाएंगे। तो ये थे हमारे साथ नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, जो नियम और परंपराओं के अनुसार विधानसभा का सत्र आगामी 5 साल तक चलाने वाले हैं। कैमरामैन रमाकांत के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं और इसकी एक झलक भी दूसरे दिन ही देखने को मिली, जब स्पीकर के बधाई भाषण में हंगामा हो गया। कुछ विधायकों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के अंतिम दिनों के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए, तो बीजेपी ने इन सवालों को परंपरा के खिलाफ बताया। 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ही माननीयों की इस भिड़ंत ने आगे आने वाले संग्राम के संकेत दे दिए।
दरअसल सीपी जोशी के विधानसभा अध्यक्ष के पद पर निर्वाचन के बाद बधाई भाषण का दौर चल रहा था। इस दौरान विधायक हनुमान बेनीवाल ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कैलाश मेघवाल को अहंकारी बता डाला। अध्यक्ष महोदय, मैं इस शुभ अवसर पर ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हम पिछली बार जब विपक्ष में थे, कांग्रेस पार्टी भी विपक्ष में थी, हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव इनकी 170 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह विधायकों को गुंडा बेइज्जती की गई, बाहर निकाला गया, उस चीज को भूले नहीं। और तो और जब 12 तारीख को विधानसभा भंग हो गई, उसके बाद भी आपके पूर्व अध्यक्ष का अहंकार इस तरीके से था। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं बोलूंगा पहले। भादरा से विधायक बलराम पूनिया तो इससे 2 कदम आगे निकल गए। उन्होंने पूर्व अध्यक्ष की तुलना राशन डीलर से कर डाली। एक चीज हमें लगा, साहब हम चुनाव जीतने के 2 दिन के बाद विधानसभा के अंदर आए थे, एक कागज पर दस्तखत करवाया गया था, उस कागज पर यह पूछा गया था कि आप मकान कौन सा चाहते हो, हमने लिख के दे दिया। जब हम आए तो वो मकान तो गायब हो गया। साहब ऐसी व्यवस्थाएं विधानसभा में, जनाब ये तो राशन के डीलर करते हैं ऐसा काम। पूर्व अध्यक्ष पर यह आरोप बीजेपी को चुभ गए। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इसका विरोध किया। इस दौरान संयम लोढ़ा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी बात कहते नजर आए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नियम परंपराओं का हवाला देकर सदन की कार्यवाही से टिप्पणियों को निकालने की बात कही। मैंने कहा है कि सदन की परिपाटी और इसकी गरिमा को बनाए रखना हम सब लोगों का दायित्व है। ऐसे भी अवसर आएंगे जिन अवसरों पर हम अपनी मन की बात कहीं कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि अध्यक्ष के सर्वसम्मति से चुनाव के अवसर पर हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का प्रयास किया। यही सदन की गरिमा के खिलाफ है। जिसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने बीच बचाव किया और आज के दिन ऐसी बातों को गैर जरूरी बताया। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है उस बात में दम है। वास्तव में आज का वक्त ये है कि जब हम लोग नया अध्यक्ष चुनाए सर्वसम्मति से, तो मैं चाहूंगा कि आपने कहा कि कई अवसर आएंगे जब पोस्टमार्टम होते हैं तो अपनी बात कह सकते हैं। आज हम लोग सब मिलकर के अध्यक्ष चुनाव किया है, तो आज के दिन हम लोग सब मिलकर के जब अपनी बात कहें उस सीमा में कहें जिससे कि आज के ओकेजन की गरिमा बनी रहे। नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी जोशी ने अमर्यादित टिप्पणी को कार्यवाही से निकालने का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। बहरहाल आज के ट्रेलर से साबित हो गया कि आने वाले दिनों में पूर्व अध्यक्ष सहित कई मुद्दों को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार संग्राम होने वाला है। न्यूज 18 के लिए जयपुर से सौरभ रस्ती की रिपोर्ट। और वहीं विधानसभा सत्र की तैयारी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में विपक्ष के हमलों के जवाब की रणनीति पर चर्चा की गई। सीएम अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। साथ ही विधायकों को अपने विभाग के मुद्दों और सवालों की तैयारी करके सदन में आने के निर्देश दिए। विधानसभा अध्यक्ष बनने से पहले सीपी जोशी का विधायक दल की बैठक में स्वागत हुआ। विधायक दल की हमारी पहली मीटिंग थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपनी पूरी बात रखी, संसदीय परंपराओं के से भी अवगत कराया। सचिन पायलट जी ने भी अपनी बात रखी और सीपी जोशी जी ने भी अपनी बात रखी। सब ने एक दूसरे के शेयर किए। फ्लोर मैनेजमेंट कैसा हो, विधानसभा के सत्र में हर विधायक हर समय उपस्थित रहे, कभी भी ऐसा नहीं हो कि विधायक जाए तो सूचना देकर जाए। और हम इतना कह सकते हैं, राजधर्म निभाना कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है तो राजधर्म निभाना बीजेपी की भी जिम्मेदारी है। 15वीं विधानसभा के गठन और सदस्यों की शपथ के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में विधानसभा की ना पक्ष लॉबी में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक दल की पहली बैठक आज प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में निर्णय हुआ है कि विधानसभा का सत्र चलेगा तो विधायकों की 100% उपस्थिति रहेगी और कांग्रेस का वो जन घोषणा पत्र जो अब सरकारी दस्तावेज के रूप में तब्दील हो चुका है, जो इनके शासन का आधार है,
उसके आधार पर इन्होंने जो घोषणाएं राजस्थान के किसान से की, राजस्थान के नौजवान से की, हम उनके बारे में सरकार से समयबद्ध कार्यक्रम चाहेंगे। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात बहस प्रारंभ होगी, तब इन मुद्दों को लेकर पूरा प्रतिपक्ष एकजुट होकर सरकार से वो सारे सवाल करेगा और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार हमारे सवालों का विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं में आकर जवाब दे। विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए तैयार है। किसान कर्ज माफी और युवाओं के बेरोजगारी भत्ते को लेकर विपक्ष ने गहलोत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल ने। आज विधायक दल की बैठक भी हुई, क्या स्ट्रेटेजी प्लान करी है और किस तरह से आप सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे? देखिए, हम चाहते हैं कि विधानसभा का सत्र ज़्यादा से ज़्यादा चले, विधानसभा में तर्कों के आधार पर बात हो, परंतु हम सरकार को इस बात के लिए तो मजबूर करेंगे कि जिन जन घोषणा पत्र को इन्होंने सरकारी दस्तावेज में तब्दील किया और जिन वादों को लेकर ये आए, उन वादों को पूरा करने के लिए इनके पास क्या रोड मैप है। हमारे सारे विधायक सदन में पूर्णतः उपस्थित रहेंगे और सरकार से सवाल भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे। किसान कर्ज माफी और बेरोजगारी जो भत्ता है युवाओं को देने का, उसको लेकर के किस तरह से आप ने रणनीति बनाई है और क्या इस मुद्दे पर भी आप सरकार को घेरेंगे? निश्चित तौर पर दोनों ज्वलंत मुद्दे हैं और इन दोनों मुद्दों पर सरकार से पहले जवाब मांगेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। आपको क्या लगता है 10 दिन में कर्ज माफी का वादा किया था, सरकार रोज बैठ के कर रही है, कमेटी तक बनाई गई है और रोजाना मंत्री बैठ करके चर्चा करते हैं, तो सरकार तो कदम बढ़ा रही है कि जल्द से जल्द आदेश हो जाएं सबके कर्ज माफी के? देखिए, जब इनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जयपुर में आकर ये बोल गए कि वो यूपीए के तर्ज पर केंद्र सरकार पर दबाव डाल के कर्जा माफ़ी की बात करेंगे और केंद्र सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे, तो अपने आप मंशा साफ हो गई। सरकार केंद्र सरकार से किसानों का कर्जा माफ़ कराना चाहती है। अगर ये करवाना चाहती तो फिर अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 10 दिन का क्यों लिखा? अपने संसाधन स्वयं देखने चाहिए थे। और मैं समझता हूँ अब ये जन संघर्ष बनेगा और जन संघर्ष में सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार की नीयत पर आखिर शक कहाँ पर राठौड़ साहब को? 10 दिन की जगह पर 30 दिन गुजर रहे हैं, ये कम समय नहीं है। शक नहीं हो तो क्या हो? तो क्या आपको लगता है लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा इशू बनाएंगे आप लोग इसे? स्वतः ही बन जाएगा, बनाने की आवश्यकता नहीं। किसान गांव-गांव में बैठा इंतजार कर रहा है, स्वतः ही इशू बन जाएगा। और क्या हर जगह पर, सड़क पर, सदन में हर जगह घेरने की कोशिश करेंगे आप सत्ता पक्ष को? निश्चित तौर पर जिन मुद्दों को लेकर सरकार सत्ता में आई है, उन मुद्दों के बारे में सवाल खड़ा करना प्रतिपक्ष का धर्म और फर्ज, हम उसको पूरा करेंगे। तो सदन में अब आखिर क्या आपको लगता है टकराव की स्थिति बनेगी अगर सरकार ने ठीक से जवाब नहीं दिया और कोई फैसला नहीं किया इस मुद्दे को लेकर के? तो आपको लगता है कि आप दो हाथ करने को तैयार रहेंगे? मैं समझता हूं कि पहला विधानसभा का पहला सत्र है, सरकार इसका जवाब निश्चित तौर पर देगी, इसलिए टकराव की कोई स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार की पूरी उम्मीद मुझे। और चलिए अब आपको बताते हैं विधायक जी की फर्जी पढ़ाई के बारे में, जिन्होंने फर्जी तरीके से हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। विधायक जी का फर्जीवाड़ा। कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा पर आरोप। फर्जी प्रमाण पत्र विवाद में फंसे मलिंगा। फर्जी तरीके से हाई स्कूल की परीक्षा पास करने का आरोप। राजस्थान के कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका कक्षा 9 का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है और उसी प्रमाण पत्र के आधार पर आगरा के डीएवी इंटर कॉलेज से गिरिराज सिंह मलिंगा ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। कौन है गिरिराज सिंह मलिंगा, बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ लगा है उन पर आरोप। आगरा के स्कूली शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह के मुताबिक धौलपुर के गिरिराज सिंह मलिंगा ने आगरा के डीएवी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल की परीक्षा पास की, लेकिन 9वीं क्लास के जिस प्रमाण पत्र के आधार पर ये परीक्षा दी गई थी वो प्रमाण पत्र जाली निकला। एक कोई धौलपुर के थे गिरिराज सिंह, उनका सर्टिफिकेट फर्जी सत्यापन में मिला, जो फॉर्म भरा है, तो उसी पे थाने में तहरीर दी गई है। वो कक्षा 10 का जो फॉर्म भरे थे, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, वो फर्जी था। कक्षा 9 का जो रजिस्ट्रेशन दिखाया था, ऐसे विद्यालय से दिखाया था जहां पे विद्यालय संचालित है। आगरा के थाना MM गेट में इस केस में FIR के आदेश दिए गए हैं। वहीं खुद विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा इन आरोपों को नकार रहे हैं। और वो क्या है कि 4वां चुनाव लगातार कंटिन्यूस हार गया है,
तो उस पर ये काम के अलावा और कोई काम बचा ही नहीं है। ये मामला राजनीति की वजह से उठाया है। कैसे अब तक जितनी फर्जी मार्कशीटों में FIR हुई है सरपंचों की 9 से 63 के जन 43 FIR अब तक दर्ज हुई हैं। वो सारी FIR हुई हैं वो राजस्थान में हुई हैं। वो काफ़ी चुनाव भी निरस्त हुए उसके बाद में FIR के चक्कर में हाई कोर्ट ने भी किए हैं। तो फिर जब सारी FIR राजस्थान में दर्ज हुई तो फिर मेरी FIR उत्तर प्रदेश में क्यों कराई गई है? अगर फर्जी थी तो उनको राजस्थान में करानी चाहिए थी ना, उत्तर प्रदेश में जे भी क्यों कराई? तो ये तो पूरा कहा कि वो सत्ता का वो है ना दुरुपयोग करना चाहते। आपको बता दें कि धौलपुर के बाड़ी से विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा। खास बात यह है कि मलिंगा ने मोदी लहर में 2013 में भी इस सीट से चुनाव जीता था। शिकायत हुई तो जांच में कक्षा 9 का प्रमाण पत्र विधायक जी का फर्जी पाया गया। अब विधायक के खिलाफ DIOS ने तहरीर भेजी है थाना MM गेट आगरा में और जल्द ही विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी हो सकती है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। सीकर के वीर सपूत महेश कुमार मीणा को आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। पुलवामा में 5 जनवरी को आतंकियों की गोली लगने से वो जख्मी हुए थे और 9 दिन बाद एम्स में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। अंतिम सलामी के साथ ही सीकर के लापुआ गांव में मौजूद हर शख्स का दिल फख्र से भर उठा अपने लाल किले। नौ दिन तक पूरा देश महेश कुमार मीणा की सलामती की दुआ करता रहा कि महेश मीणा की सांसें चलती रहे। वो फिर उठ खड़े हुए, लेकिन 14 जनवरी को दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान ही वो शहीद हो गए और इसी के साथ लापुआ गांव के साथ साथ पूरा देश गमगीन हो उठा। कहते हैं शहादत पर आंसू नहीं बहाए जाते, लेकिन उन आंसुओं का क्या करें जो रह रहकर अपनों की आंखों से समंदर का सैलाब बनकर बह निकलते हैं। उन हिचकियों का क्या करें जो रोके नहीं रुकती। तमाम दिलासे, तमाम भरोसे इस वक्त इन आंसुओं से हल्के लग रहे हैं। इनकी आंखों में आंसू जरूर हैं, लेकिन इनके दिल में महेश मीणा के लिए फख्र उससे कहीं ज्यादा है। जो उफक तक गूंज रहे उनके अमर होने के नारे में नजर आता है। इस हुजूम में शामिल हर उम्र के लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ महेश कुमार मीणा का शौर्य नजर आता है। वही शौर्य जिसकी वजह से 5 जनवरी तक आतंकी थर थर कांपते थे। वही शौर्य जो 3 गोलियां लगने के बाद भी डिगा नहीं था। आपको बता दें कि आतंकियों के लिए मौत का दूसरा नाम थे महेश कुमार मीणा। महेश कुमार मीणा सीआरपीएफ की 180वीं बटालियन के जवान थे। महेश कुमार मीणा जम्मू के पुलवामा सेक्टर में तैनात थे। 5 जनवरी को पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान महेश मीणा को 3 गोलियां लगी थी। 3 गोलियां लगने के बाद भी बहादुर मीणा आतंकियों से लड़ते रहे। हालत गंभीर होने के बाद इलाज के लिए उन्हें एम्स से रेफर किया गया। इलाज के दौरान ही 14 जनवरी को महेश कुमार मीणा शहीद हो गए। महेश कुमार मीणा की वीरता पर पूरे शेखावटी को गर्व है और यहाँ का हर शख्स चाहता है उनके घर भी महेश कुमार मीणा जैसे वीर का जन्म हो, ताकि देश की सरहद को कोई आंख उठाकर देख न सके। हर कोई ये कह सके हम रहे या ना रहे, भारत ये रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और अब बात राज्य पक्षी गोडावण की, जिसे बचाने के लिए एक बार फिर से आवाज उठने लगी है। वहीं वन मंत्री खुद इसको लेकर चिंतित है। एक रिपोर्ट देखिए। गोडावण पर जाग रहा राजस्थान। गोडावण पर एक्शन में वन मंत्री। आखिर कैसे बचेगा राज्य पक्षी गोडावण? हाईकोर्ट ने मामले में दिए सख्त निर्देश। जाग जाओ और गोडावण को बचाओ। यूं तो जानवरों और पक्षियों से इंसानी प्यार कोई नई बात नहीं है। सदियों से इंसान पशु पक्षियों से प्यार करता रहा है। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो पक्षियों और जानवरों से बेहद प्यार करते हैं।
लेकिन राजस्थान में पक्षी की अनदेखी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्य के राज्य पक्षी गोडावण की, जिसे लेकर राजस्थान के वन मंत्री सुखराम बिश्नोई हैरान और परेशान हैं कि आखिर राज्य पक्षी को बचाया कैसे जाए। इसे लेकर मंत्री जी ने अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही गोडावण को लेकर एक्शन प्लान भी मांगा है। मंत्री बिश्नोई ने साफ साफ पूछा है, आखिर देरी कहाँ हुई। मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी, मैं वहाँ फील्ड में जाऊँ और वहाँ क्या स्थिति देख करके, और उन हर्षवर्धन जी उनको मैंने कहा है कि आप किस तरह से इस गोडाउन पक्षी को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास किए, एक पूरी कार्य योजना बना करके दो। उन्होंने शाम तक बनाने के लिए कहा है। उनकी कार्य योजना और सरकार की अधिकारियों से वार्ता करके किस तरह से ये गोडाउन राज्य पक्षी बचे, इसका प्रयास में आने वाले दिनों में जल्द करूँ। गोडावण के संरक्षण के लिए रिपोर्ट आने के बाद पक्षी विशेषज्ञों से सुझाव लिया जाएगा, जिसके लिए वन मंत्री खुद जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क का दौरा करेंगे और पहला काम कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर को जल्द से जल्द शुरू करवाने का करेंगे। सूबे के राज्य पक्षी गोडावण को लेकर पिछले 9 साल से लगातार न्यूज 18 प्रमुखता से खबर दिखा रहा है। खबर दिखाए जाने के बाद ही प्रोजेक्ट गोडावण तैयार किया गया, लेकिन अभी तक गोडावण के मामलों में कोई भी सरकार गंभीर नजर नहीं आई, जिसको लेकर पक्षी विशेषज्ञों ने वन मंत्री से मुलाकात की और इसके संरक्षण के लिए अपने सुझाव भी दिए हैं। अब देखना ये है आखिर सरकार इन सुझाव पर कब अमल करती है। पिछले लंबे अरसे से सरकारों की लापरवाही से वन विभाग को इस मामले में कोई ठोस सपोर्ट नहीं मिला है, जिसकी वजह से वन विभाग गोडावण को लेकर बेबस नजर आ रहा है। लेकिन गोडावण के संरक्षण को लेकर चूक कहां हो रही है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। न्यूज 18 के लिए जैसलमेर से सिकंदर शेख के साथ जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। देश भर के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स की कोर्स कंटेंट सहित कई पैरामीटर रैंकिंग की गई, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने जोधपुर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को नंबर 1 का खिताब दिया है। ये जोश, ये जुनून और ये जज्बा देश सेवा की बेताबी को बयां कर रहा है। हर मुश्किल हालात से निपटने के गुर सीख रहे जवानों की ये तस्वीर जोधपुर पुलिस सेंटर की है, जो देश का सबसे बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। जी हां, केंद्र सरकार ने इस पुलिस सेंटर को नंबर 1 का खिताब दिया है। गृह मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पुलिस के आला अधिकारियों ने देश भर के पुलिस सेंटर्स का निरीक्षण किया, जिसमें सभी सेंटर्स के संसाधन, ट्रेनिंग की क्वालिटी, कोर्स कंटेंट सहित 29 पैरामीटर के आधार पर रैंकिंग दी गई है, जिसके आधार पर इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर का खिताब दिया गया। साथ ही 20 लाख रुपए की नगद पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी। उस राशि को ट्रेनिंग सेंटर के ढांचे के विकास पर खर्च किया जाएगा। हमारे लिए ये बहुत ही फख्र की बात है, खासकर राजस्थान पुलिस के लिए, कि राजस्थान पुलिस का एक ट्रेनिंग सेंटर देश में फर्स्ट आ रहा है। आपको जान के हर्ष होगा कि इसमें हमारे प्रशस्ति पत्र और प्रशंसा पत्र और डिस्क के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 20 लाख का ग्रांट इन एड, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिलेगा, तो उससे निश्चित रूप से हम इसमें ढांचागत मूलभूत सुधार करेंगे। इस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कई बदलाव और नए प्रयोग किए गए हैं। यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग के जरिए जवानों को चुस्त और दुरुस्त बनाया जाता है, साथ ही जवानों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जाता है, ताकि किसी भी मुश्किल हालात का सामना ये जवान आसानी से कर सके। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को देश का नंबर 1 ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए पूरी टीम ने कुछ नई चीजें सोची, विशेषकर ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया गया। इसमें कुछ साइंटिफिक इनोवेशंस किए गए, जिसमें हमारा सर्किट पीटी और परेड करेक्टर के लिए हमने कुछ नए इवेंट तैयार किए, जिनके लिए ट्रेनीज को जब बेसिक ट्रेनिंग में पहली बार आता है तो उसको साइंटिफिक वे में अपनी क्षमता को नापने का और पता चले कि वो कितने तरीके से अपनी सैल्यूट या परेड ढंग से कर पा रहा है, उसके लिए सारे इवेंट्स मैनेज किए गए, बनाए गए हैं। इस पुलिस सेंटर में जवानों को साइंटिफिक मेथड से ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही यहाँ ऑब्स्टिकल और असॉल्ट कोर्स पर खास ध्यान दिया जाता है। हर ट्रेनिंग में माहिर होकर ही देश सेवा के लिए तैयार होते हैं ये फौलादी जवान। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग जो जोधपुर में स्थित है, उसको देश में पहला स्थान मिला है। ट्रेनिंग अच्छी होने के साथ ही देश भर में इस ट्रेनिंग सेंटर को पहला स्थान मिला है और इन्होंने दावा भी किया है कि आने वाले समय में ये स्थान बरकरार रखा जाएगा। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज 18 जोधपुर। अब बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।